वर्ष 2024 की शुरुआत हो चुकी है और हर व्यक्ति विशेष के मन में ये सवाल है कि मेरा ये वर्ष कैसा रहेगा, मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इससे पहले हमने एक सीरीज चलाई थी भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार। उसमें हमने मीन राशि या मीन लगन के जातकों के लिए गुरु और शनि से संबंधित पूर्ण जानकारी दी, उनके ग्रहों के वक्री मार्गी होने पे, राशि परिवर्तन पे, नक्षत्र गोचर को लेकर। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हमने एक अगला आपके लिए वीडियो बनाया है, मायावी राहु मोक्षकारी केतु। यानी जब गुरु शनि के बारे में बात करते हैं तो हम राहु केतु को भी नहीं भूल सकते हैं। अब ये मायावी राहु, जिसको धन, वैभव, संपन्नता, माया, झटके का धन, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब से जोड़ा जाता है। आज के समय में हर व्यक्ति विशेष के जीवन में ग्लैमर होना चाहिए या वो ग्लैमर की इच्छा रखता है और वो बिना राहु के पूर्ति नहीं हो सकता। उसी तरीके से मोक्षकारी केतु हैं, यानी जहाँ पर दान है, धर्म है, अध्यात्म है, ये सब केतु की वजह से है। तो इन्हीं दोनों प्लैनेट्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें राहु केतु का संपूर्ण परिचय 2024 में आपको मिलेगा। वो किन राशियों में, किन भावों में, किन ग्रहों से संबंध बनाएंगे, किन नक्षत्रों में गोचर करेंगे, आपके लिए कितने शुभ या अशुभ हैं, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। ये मीन राशि पर आधारित वीडियो है, इसको मीन लगन के जातक भी देख सकते हैं। साथ के साथ आपके पास अपनी कुंडली है, आपको राहु या केतु से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपके लिए ज़्यादा प्रभावशाली है। फॉर एग्जाम्पल, राहु के बारे में मैंने आपको बताया और केतु के बारे में बताया, तो इसका मतलब अगर राहु की दशांतर प्रत्यंतर है तो राहु का प्रभाव ज़्यादा माने, केतु का है तो केतु का प्रभाव ज़्यादा माने, और राहु केतु दोनों चल रहे हो तो दोनों के प्रभाव आपको मिले जुले फल देंगे। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ एक बहुत ही खास, बहुत ही रोचक जानकारी। मीन राशि, मीन लगन के जातकों के लिए राहु केतु का संपूर्ण परिचय। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्यों ऐसी बहुत सारी सीरीज़ हम आगे बनाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले बहुत मोटे प्रारूप में समझ लीजिए कि राहु यहाँ और केतु यहाँ रहेंगे 2024 के अंदर। अब ये क्या है? ये राशि लगन है, जहाँ से आपका मान सम्मान, आपकी मानसिकता, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी, यानी सब कुछ जो मिलता है वो जीवन में यहाँ मिलता है। एजुकेशन कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। शादी किसकी हो रही है? आपकी। भाग्य किसका है? आपका। कर्म आपका, नौकरी आपकी, धन आपका। यानी जो शब्द है ना आपका, वो शब्द यहाँ पर मिलता है, क्योंकि ये सब हम राशि या लग्न से देखते हैं। वहाँ पर राहु जैसा ग्रह गया हुआ है, वो कहता है मैं स्वभाव में अशुभ हूँ, मेरा जैसा स्वभाव है मैं उसको आपके ऊपर डालने की कोशिश करूँगा। सप्तम भाव, विवाह, वैवाहिक संबंध, पद प्राप्ति, सामाजिक स्थिति, नौकरी, व्यापार के लिए 7वां घर देखा जाता है। उसमें बैठे हैं केतु। तो केतु भी अपना कहीं ना कहीं कारकत्व को लेकर 7वें घर में रिजल्ट देंगे। अब वो रिजल्ट कैसे देंगे ये मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। यानी अल्टीमेटली एक बात समझ में आती है कि अधिकतम फल यहाँ और यहाँ के मिलते दिखाई दे रहे हैं। यानी राहु राशि लगन में, केतु राशि लगन से सप्तम के अंदर। अब सबसे पहले आप ये जानिए, देखिए आपकी राशि मीन राशि है। मीन राशि से 12वें घर में शनि चल रहा है। आप पर शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। 7.5 जब आती है तो चंद्र से देखी जाती है। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। चंद्रमा से 12वें घर में कोई अशुभ ग्रह जैसे शनि का गोचर चल रहा है, 2.5 वर्ष तक रहेगा। 7.5 का पहला चरण होगा, कहीं ना कहीं आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। सीधा सीधा सा असर सबसे पहले होता है कि चंद्रमा के ऊपर अगर शनि का ट्रांजिट है तो वो सबसे पहले आपके मन को तोड़ने की कोशिश करेगा। दूसरा, चंद्रमा के ऊपर राहु का ट्रांजिट है। यहाँ एग्जैक्ट चंद्र के ऊपर राहु आ गया, वहां चंद्रमा से 12वें में शनि है। यानी कहीं ना कहीं परेशान कौन हो रहा है? परेशान आपका मन, आपका शरीर हो रहा है। और ये दोनों प्लेनेट यहाँ रहेंगे, मान के चलिए जून 25 तक ये यहीं पर रहेंगे।
राहु आपकी राशि में रहेगा, शनि राशि से बारहवें घर में रहेगा। इसका मतलब स्ट्रेस तो बना रहेगा, चिंता तो बनी रहेगी, किसी न किसी प्रकार से मन के अंदर नेगेटिविटी, मन में उतार चढ़ाव आना, मन पूरी तरीके से ना लगना, कन्फ्यूजन क्रिएट होना, ऐसे ही योग में देखा जाता है। इस बात को मान कर चलिएगा। और जब ये बात आती है तो बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बता दूं कि जब प्रॉब्लम चंद्रमा को हो तो उस चंद्रमा की प्रॉब्लम को दूर भी भगवान शिव ही करेंगे। 7.5 भी है, राहु का ट्रांजिट भी है, कुछ भी करो कम से कम रोजाना 108 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करो। ये कष्ट को काटने वाला मंत्र है मृत्युंजय मंत्र, जो ओम त्र्यंबकम से शुरू होता है। संपुट लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ आप नॉर्मल साधारण मृत्युंजय मंत्र का जाप करें रोजाना 108 बार माला लेकर। अगर आसपास कोई शिवालय, शिव मंदिर है तो वहां शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाएं, नहीं है तो सोमवार के सोमवार जाएं। इतना ही करें, इतने से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि देखिए वो ट्रांजिट है, वो अपना रिजल्ट देगा। अब राहु की बात करते हैं। राहु आपकी राशि में आया चंद्रमा या लगन के ऊपर, निर्भीकता देगा। ये प्लेनेट क्या है? थोड़ा सा निर्भीक है, साहसी है, रूढ़िवादी है, परंपरा को मानता नहीं है। आपके भीतर ऐसी चीजें लाएंगी कि आपको कोई अगर अच्छी बात ऐसे में समझाएगा तो आप क्या कहेंगे? नहीं, सब बेकार की बातें हैं, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। जबकि आप ये भूल गए हैं कि आप जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं उस संस्कृति की कहीं ना कहीं नींव आपके भीतर बरकरार रहनी ही है। और जो व्यक्ति अपने संस्कृति या अपनी नींव से हटा है उसने जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं की। हो सकता है उसका सफलता का पैमाना सिर्फ ये हो कि मैंने पैसा कमा लिया, लेकिन समाज, इज्जत और परिवार तीनों उसके खत्म है। और जब भैया ये तीनों ही आपके खत्म है तो इस ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? पैसा तो किसी के पास 10 लाख, किसी पे 20 लाख, किसी पे 10 करोड़, किसी पे 50 करोड़, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन जिस पे व्यवहार है, जिस पे संस्कार है, वो सबसे आगे है। इसलिए ऐसा राहु आपको संस्कार विहीन कर सकता है, रूढ़िवादी बना सकता है, आप सनातन धर्म की अवहेलना कर सकते हैं, या आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा राहु सामना करवा देता है, घर का, परिवार का, माता पिता का, अपने से बड़ों के सामने आप एक्स्ट्रा बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये उद्दंडी स्वभाव का व्यक्ति है। तो क्या है? इरिटेशन से बचना है, उद्दंडता से बचना है, क्रोध जल्दबाजी से बचना है। ये राहु यहाँ बृहस्पति की राशि में है, ये काल पुरुष की अंतिम राशि भी कहलाती है। तो क्या है? मीन राशि जल तत्व राशि है। मछली उसको कहते हैं कि मीन का मतलब होता है मछली। तो जितनी मन पे कंट्रोल रहेगा उतना राहु बेटर रहेगा। उपाय मैंने बताया है, करना जरूरी है, क्योंकि राहु यहां से बैठ के पंचम भाव को देखेगा। पंचम भाव में चंद्रमा की ही राशि है, इसलिए एजुकेशन तो कराएगा, लेकिन आपके मन को कंफ्यूज रखेगा, मन को डांवाडोल रखेगा, मन को भ्रमित करेगा। बहुत बार क्या होगा, पढ़ाई अपनी जगह चल रही है तो क्या हुआ, आपका ध्यान लव रिलेशनशिप्स के प्रति ले जा रहा है, आपका ध्यान किसी अन्य व्यक्ति विशेष की तरफ ले जा रहा है, आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है। आप पढ़ते नहीं है तो भी आपके मन को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा ऐसा राहु। सप्तम भाव पर दृष्टि है, राहु केतु एक्सेस बनता है। कहा जाता है इन 18 महीने के अंदर वैवाहिक संबंध बनते हैं, यानी जिनकी शादी नहीं हुई होती उनके रिश्ते पक्के हो जाते हैं। राहु यहाँ से बैठ के 9th हाउस को देखता है, ये धर्म कर्म के कार्य कराएगा, धार्मिक यात्राएं कराएगा, कहीं ना कहीं भाग्य, मेहनत साथ देगा आपका, क्योंकि मेहनत कराने वाला प्लेनेट है। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने राहु को किस ट्रैक पे ले जाएंगे। वो तो क्लियरली बोलता है मैं तो राहु हूँ, मेरा तो स्वभाव मेलेफिक है, मुझे तो रोक टोक पसंद नहीं है, लेकिन कोई ना कोई सब चीज़ें मर्यादा में रह के होनी चाहिए। तो वो मर्यादा आपका विवेक जागृत करके देगा उसको। आप राहु को कहेंगे कि आप ये काम करो तो राहु करेगा, और आपका स्वभाव ही ऐसा हो गया कि मौज मस्ती ले इधर उधर, तो आप क्योंकि लापरवाह हो जाएंगे, फिर आप किसी पर ध्यान नहीं देंगे। तो दोनों चीज़ें उसके पास है, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, लेनी आपको क्या है। अब राहु बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति पहले धन भाव में रहेंगे 1 मई तक, फिर आ जाएंगे दूसरे घर के अंदर 1 मई के बाद। यहाँ से बैठ के 9th हाउस को बृहस्पति देखेगा, राहु भी 9th हाउस को देखेगा। इसका मतलब क्या है कि राहु और गुरु दोनों का संबंध कहाँ से बना है? 9th हाउस से। 9वां घर क्या है? भाग्य का है।
धर्म का है, ईश्वर का है, ये चीजें आपको राहु और गुरु से मिलेंगी। अब राहु को और बारीकी से समझो। 1 जनवरी से 8 जुलाई ये राहु रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब रेवती नक्षत्र के देवता को बुध कहा गया। वो बुध किस लिए है? दशा देने के अनुसार, यानी उस पर कुछ बुध का प्रभाव है। रेवती नक्षत्र नक्षत्रों में अंतिम संख्या और राशियों की अंतिम राशि मीन राशि में पड़ता है। इसको कहते हैं पूर्णता का नक्षत्र। ऐसा नक्षत्र आपके जीवन के अंदर आपको पूर्णता देता है, सफलता देता है, कार्य क्षेत्र में मेहनत करने के लिए आगे बढ़ाता है। इसलिए रेवती नक्षत्र को सफलता और पूर्णता का नक्षत्र कहा गया। जब वो राहु उसके नक्षत्र में हो तो बुध क्या है? आपके लिए चौथे और सातवें का मालिक है, यानी प्रॉपर्टी से संबंधित सुख देने में भी सक्षम है और विवाह वैवाहिक संबंध बनाने में सक्षम है, पद प्राप्ति के लिए अच्छा है। केंद्र में बैठा है, ये जो 1 है नंबर है ना, 1 5 9 1 4 7 10, इसलिए ये इन दोनों में कॉमन आता है, इसलिए ये बहुत खास भाव हो जाता है। प्लेनेट जो राशि लगन में गया है वो कोशिश यही करता है कि आपको फायदा ही दे, लेकिन हर ग्रह का एक स्वभाव है, आप उससे कैसे फायदा लेते हैं ये आप पर निर्भर करता है। राहु आएंगे फिर शनि के नक्षत्र में। शनि का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और आपको पता है शनि आपको 7.5 देकर चल रहे हैं, लेकिन शनि द्वादशेश और लाभेश दोनों है, यानी राहु का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना कहीं ना कहीं लाभ को दूर स्थान से यानी यात्राओं से जोड़ता है। यानी ये वो समय इस दौरान आपकी ट्रैवलिंग बढ़ेगी, आप किसी दूर स्थान से रुककर काम करना शुरू करेंगे या आपका द्वारा की गई भागा दौड़ी आपके लिए सफल साबित हो। तो ये था एक राहु का परिचय। अब हम केतु के बारे में बात करते हैं। 7th हाउस में केतु है। केतु छुपावट का प्रतीक है। ऐसी स्थिति में आपके स्वभाव के अंदर छुपावट आनी शुरू हो जाएगी। आप अपनी बातों को सब छुपाएंगे, आप अपनी तरक्की को छुपाएंगे। आपने जीवन में क्या कितना कमाया पहले बता देते थे लोगों को, लेकिन अब नहीं बताएंगे, अब दुनियादारी को समझेंगे। तो वहीं आप जीवन साथी के साथ भी कुछ छुपावट रखेंगे, जीवन साथी को पूरी बात बताएंगे नहीं, या कभी कभी हो सकता है कि आप किसी मार्ग से भटक जाएं और उस भटकाव को आप रोकने की कोशिश करेंगे या छुपाने की कोशिश करेंगे। ये केतु के स्वभाव में है। और ये राहु केतु एक्सेस उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिनकी शादी हो चुकी है, क्योंकि स्वभाव में अशुभ आने वाला राहु केतु राशि या सप्तम में आता है तो कहता है कि भाई वैवाहिक संबंधों का ध्यान रखें। पति पत्नी के बीच तनाव का कारण बन सकता है राहु केतु। अब केतु सप्तम भाव में, सप्तम भाव पद प्राप्ति का है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो अपने आसपास के जो व्यक्ति विशेष हैं उन पर बहुत आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। अब कोशिश करें कि अपना काम स्वयं करें, किसी के ऊपर देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपके जीवन में कहीं ना कहीं छुपावट आएगी, गोपनीयता आएगी, लोग आपसे चीटिंग कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, यानी किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। यहाँ से बैठ के केतु का संबंध 11th हाउस से है। इसका मतलब है कि केतु लाभ के अवसर देगा। किसी न किसी द्वारा आपके द्वारा किया गया कर्म लाभ में परिवर्तित होगा। केतु की राशि पर दृष्टि का इसका मतलब है कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, एग्रेशन इरिटेशन हो सकती है, इसका ध्यान रखें। 3rd हाउस पर है यानी यात्राओं से फायदा दे सकता है। अब मैंने शुरू में ही बताया, राहु की दशा है तो राहु के फल ज़्यादा मानो, केतु की दशा है तो केतु के फल ज़्यादा मानो, दोनों की दशाएं हैं दोनों के फल मानो, और कोई भी दशा नहीं चल रही है तो इसको सिर्फ गोचर मानो। और गोचर का असर क्या होता है? 30%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए कभी भी राशि के आधार पर फलित नहीं होता, राशि के आधार पर सिर्फ गोचर देखा जाता है। पूर्ण गोचर पूर्ण फलित कब होता है? जब आपकी कुंडली हो। अब दुनिया भर के फ़ोन आते हैं, जी मेरी राशि ये है, मेरे बारे में बता दो। भाई हम झूठ बोलने का काम क्यों करें? क्योंकि ये बात तो पक्की है कि तुम ज्योतिषी के पास आए हो तो खुशखबरी में तो आए नहीं हो, आए तो परेशानी में ही हो। लेकिन फ़ायदा क्या है? आपको ज़बरदस्ती झूठ बोल के 2 पैसे कमा लेंगे। करते हैं लोग बाग ऐसा, पता नहीं क्यों करते हैं, जबकि वो कैलकुलेशन है ही नहीं। आइए, केतु इस दौरान चित्रा, हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि मंगल, चंद्र और सूर्य का नक्षत्र है। अब केतु
चित्रा नक्षत्र में है 1 जनवरी से 4 मार्च। अब ये तीनों ही नक्षत्र केतु के मित्र नहीं है, कि केतु जिन कक्षाओं में चलेगा वो सूर्य, चंद्र और मंगल की होंगी, और केतु का इन तीनों से दुश्मनी है। यानी जब वो चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में चलेंगे मंगल के, तो उस दौरान आपको इरिटेशन से बचना है, आपको क्रोध आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ मंगल यहाँ का और यहाँ का लॉर्ड है, संयम रख के काम करोगे तो धन और भाग्य दोनों साथ देंगे। दूसरा, फिर वो चंद्रमा के नक्षत्र में आते हैं। चंद्रमा 4 मार्च से 9 सितंबर तक रहेगा चंद्रमा के नक्षत्र में केतु। चंद्रमा और सूर्य पे हमेशा ग्रहण लगाया राहु केतु ने, इसलिए जब जब ये इनके नक्षत्रों में जाते हैं तो शुभ नहीं होते। और जब शुभ नहीं होते तो प्रॉब्लम किसको हो रही है? केतु को हो रही है, कि वो कुछ देना तो चाहता है, लेकिन वो ऐसे नक्षत्रों के अंदर है जहां उसका शरीर, उसका मन, उसकी एनर्जी एकाग्र होकर लग नहीं पा रही है। तो राहु और केतु, इन दोनों को स्वभाव से आपको समझना है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे मैं आपको खुश कर सकूं, कि राहु आ गया और माला माल हो जाओगे, केतु आ गया माला माल हो जाओगे। भैया मुझे भी बता देना 1.5 साल बाद आप कितने माला माल हुए। हाँ, प्लेनेट की अपनी एक जिम्मेदारी है, वो उसको कुछ तरीके से निभाता है। आपको राहु केतु को कैसे ऑब्जर्व करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है बताना, आपका काम है उसे समझना, ऑब्जर्व करना। जब आप समझेंगे तो आधा काम हो जाएगा। फिर होती है ईश्वर की कृपा कि हम राहु केतु से संबंधित पूजा पाठ भी करते हैं। मैंने राहु से संबंधित पूजा बताई, मैं केतु से संबंधित पूजा बता देता हूँ आपको। गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र या संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ रोजाना करो। नारायण कवच रोजाना करो। बुधवार के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो। ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि राहु केतु आपकी राशि से सप्तम पे आया है, आपके लगन से सप्तम पे आया है। आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम ना हो, आपके शरीर को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके वैवाहिक जीवन को कोई प्रॉब्लम ना हो, सामाजिक स्थिति को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको इन चीज़ों को समझना भी होगा और ये रेमेडी करनी भी होगी। जब आप करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि मेरा राहु केतु मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहा है। तो ये थी मीन राशि या मीन लग्न के जातकों के लिए मायावी राहु मोक्षकारी केतु का एक संपूर्ण परिचय 2024 में। जय श्री राम।